Hello everyone, my name is Sakshi Nagar and I have secured All India rank 547 in the UPSC Civil Services Examination 2024. And today I'm here to discuss my strategy with you all and also to address whatever questions you have. So before getting started, I'll give a brief introduction of myself and also address the questions which have been given to me. And after that, we'll move on to answering the questions asked in the comment section. So starting with my preparation journey, first of all, I would say that this was my second attempt at this exam, and uh, in my first attempt, I could not clear prelims itself, and basically the problem was that I could not clear the CSAT paper, and that led to a failure in that attempt. This year, I managed to score decently in CSAT as well. So yeah, I would be able to share CSAT strategy better with you all. And in this attempt, this was my first means and first interview, of course. And fortunately, I have been able to make it to the list. So regarding prelims, first I would start. So in prelims, we all know that we have GS and we have CSAT. And in earlier years, we were seeing that CSAT paper was very easy and did not require much attention and much focus. But nowadays, we all know that CSAT is getting difficult, especially the 23 paper. Everyone knows it was quite tough. So I would say, firstly, that don't ignore CSAT. Don't commit this mistake of ignoring CSAT because if अगर आप GS clear कर लेंगे और CSAT नहीं कर पाएंगे, ultimately it would be a setback. क्योंकि आपको it would not just affect your confidence, but वो एक साल भी खराब कर देगा. I could have done it in the first attempt, but CSAT की वजह से नहीं हो पाया. So for CSAT, you don't have to do anything particular. Just go through the any YouTube videos, any lecture compilation which you find useful. You can also use some books, for example, previous year questions जहाँ पे दिए होते हैं जिन books में, वो आप use कर सकते हैं. उसके अलावा practice. Of course, you should practice a lot of questions, previous year papers के भी और practice questions वैसे भी in general. आपको किसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं तो वो कर लीजिए. कहीं यूट्यूब पे आप कुछ क्लासेस ले रहे हैं वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो कर लीजिए. ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ वीडियो देख लिया और उससे हो गया. मैथ्स रीजनिंग ये कभी वीडियो से देख के नहीं समझ सकते. डू प्रैक्टिस देम. ये हुई बात सीसैट की. प्रीलिम स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ अभी. और उसके अलावा सीसैट का मैंने बता ही दिया है. सीसैट में एक और चीज़ ये है कि मेक श्योर दैट यू आर एड्रेसिंग द वेरियस पोर्शंस. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कोर्स इज द इजीएस्ट पार्ट, आई वुड से, फॉर मी एटलीस्ट इट वाज. तो उसे ज़रूर एड्रेस कीजिए. जो भी आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहले एड्रेस कर लीजिए. उसके बाद मूव ऑन टू द अदर पोर्शन. और उसके अलावा रीजनिंग इज द मैनेजेबल पोर्शन. क्वांट मैथ्स आजकल थोड़ी टफ आ रही है तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. लाइक मी, आप भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है. तो आई एम एड्रेस्ड ओनली दोज क्वेश्चंस जिनमें मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये सही हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से सीसैट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो फर्स्ट एड्रेस दोज पोर्शन जहाँ पे कॉन्फिडेंस है. उसके बाद में यू कैन मूव ऑन टू द फर्दर पोर्शन ऑफ द पेपर. दैट वाज रिगार्डिंग सीसैट. नाउ कमिंग बैक अ बिट टू माय यूपीएससी जर्नी. जब सिलेक्शन हुआ था तो ऑफ कोर्स द रिएक्शन वाज वेरी वेरी गुड. उस टाइम पे बिलीव नहीं होता है. इट्स लाइक अ साई ऑफ रिलीफ कि हो गया. टू सी योर नेम इन द लिस्ट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट. सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट. और सबसे ज़्यादा खुशी ऑफ कोर्स पेरेंट्स को ही होती है, उन्हीं को हुई थी. रिगार्डिंग माय जर्नी ऑल्सो आई वुड से कि मोटिवेशन हर किसी को कहीं ना कहीं अपने घर से ही मिलता है, पेरेंट्स से ही मिलता है. मेरे केस में भी सेम था. पेरेंट्स ने इसके बारे में बताया. मेरे पापा ने इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उन्होंने ही बताया था एग्जाम क्या होता है, कैसे पढ़ना है. तो ऑफकोर्स वहीं से मोटिवेशन आया. क्रेडिट उनको ही जाता है पूरा पूरा. ऑफकोर्स जो सराउंडिंग जो भी लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, बट पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है. उसके अलावा रिगार्डिंग द जर्नी आई वुड ऑल्सो से कि ये जर्नी बहुत लंबी होती है. यू कैन नॉट डू दैट. यू जस्ट प्रिपेयर फॉर अ फ्यू डेज एंड देन यू टेक अ ब्रेक और फिर प्रिपेयर करना है. इसमें कंसिस्टेंसी, ऑफकोर्स हर कोई कहता है कंसिस्टेंसी इज द की टू दिस एग्जाम. सो मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग कंसिस्टेंटली एंड दैट you do not get demotivated by some failures or some low marks in mock tests. Mock tests में low marks आते हैं, सबके आते हैं. तो do not get demotivated by that. And उसके बाद में अगर आपको एक अटेम्प्ट दिया, आपने 2 अटेम्प्ट दिए, नहीं हो रहा है तो भी आई डोंट थिंक दैट इट शुड बी अ मेजर इशू. ये पेपर ही ऐसा है कि इन दिस पेपर देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एट वर्क. आपने हार्ड वर्क किया भी है तो भी a lot depends on
द वे यू अटेम्प्ट द पेपर, क्वेश्चंस कैसे आए हैं, पेपर से जस्ट पहले आपने जो रिविजन किया था, कई बार वो बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स एज़ वेल, अदर देन योर हार्ड वर्क ऑफ कोर्स. So just make sure that you believe in yourself, make sure you're giving yourself adequate time and attention to prepare for this exam as well as to do the paper. Mock tests only can give you the the confidence and also the time management skills. That's what mock tests are meant for. They're not meant to test your knowledge. So don't take them at the marks at the face of it. Just ensure that you're analyzing your strengths and weaknesses. That's regarding the journey. Then talking about GS, my GS strategy for prelims. See, firstly, of course, the syllabus is very vast. We all know that. लेकिन अगर जीएस में आप देखें तो कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आल्सो टू सम लार्ज एक्सटेंट, उनका आपको स्टैटिक अच्छे से प्रिपेयर करना है. Whatever sources you are referring to, for polity you may be referring Lakshmikant, for geography you may be referring G.C. Leong, NCERT, whatever sources you are referring to, make sure that you are reading them thoroughly. पॉलिटी में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, लक्ष्मीकांत के नोट्स खुद से बनते ही नहीं है. सो इवन इफ यू आर रीडिंग इट फ्रॉम द बुक, जैसे कि मैंने किया था, मेक श्योर कि आपने उसमें अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, मार्क कर रखा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बुक से पढ़ना इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल. बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर यू आर हाईलाइटिंग, बट उसके अलावा आपके क्लास नोट्स जो भी हैं, आपने जो भी वैल्यू एडिशन करंट अफेयर्स से किया हुआ है, उनको ज़रूर रिवाइज कीजिए. एक करंट अफेयर्स का भी आई वुड से कि कंपाइलेशन बना लीजिए. अगर आपको एक सब्जेक्ट का कोई भी करंट अफेयर्स ऐसा है, जैसे ज्योग्राफी में आपको अगर साइक्लोन पढ़ रहे हैं आप और कोई साइक्लोन्स न्यूज़ में है, तो मेक श्योर कि आप उनको वहीं पे नोट कर लीजिए. ये हुआ स्टैटिक पोर्शन और डायनामिक का इंटीग्रेशन. अदर दैन दीज सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी और पॉलिटी, जहाँ पे स्टैटिक का बहुत बड़ा रोल होता है, पॉलिटी में भी आप स्टैटिक रिवाइज कर लेते हैं तो लॉट ऑफ पोर्शन इज डन देयर एंड देयर इटसेल्फ. उसके अलावा इकोनॉमी, जहाँ पे मेजरली जो सिलेबस है वो डायनेमिक ही होता है. वी ऑल नो इकोनॉमी में कोई स्टैटिक पोर्शन ऐसा कुछ करने के लिए होता नहीं. ऑफ कोर्स यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी एंड योर बेसिक क्लास नोट्स, बट इकोनॉमी क्वेश्चंस ज़्यादातर करंट अफेयर्स से ही आते हैं. तो उसके लिए आप कोई भी मैगजीन, जैसे इवन हर सब्जेक्ट के लिए कोई भी मैगजीन या कोई भी सोर्स अगर आप रेफर कर रहे हैं, कीजिए, बट डू इट विद फुल कॉन्फिडेंस. ऐसा नहीं कि स्विच करना है, इस मैगजीन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इस टेस्ट में तो नेक्स्ट पे स्विच कर देते हैं, ये चीज़ नहीं करनी है. बिकॉज कोई भी टेस्ट में एक किसी सोर्स से, इवन यूपीएससी में भी किसी एक सोर्स से क्वेश्चंस नहीं आएंगे. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि अगर एक सोर्स से क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं, जस्ट हैव फेथ इन दैट सोर्स, जो भी सोर्स आप रेफर कर रहे हैं, क्योंकि चेंजिंग द सोर्स और द स्टडी मटेरियल अगेन एंड अगेन डजंट हेल्प. इट जस्ट गिव्स यू पैनिक. और प्रीलिम्स से पहले तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. उसमें सिर्फ ये होता है कि जो आपने पहले पढ़ा है वो भी अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, उसके भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो बाद में तो पढ़ने का टाइम ही नहीं बचता है. मैं मेंस के सिलेबस पे भी आती हूँ. आई फर्स्ट एड्रेस द जीएस फॉर प्रीलिम्स. सो या आई विल बी टेलिंग यू दैट. सो रिगार्डिंग इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी हमने बात कर ली. ऑफकोर्स हिस्ट्री लार्जली स्टैटिक है, बस कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसे कुछ बैटल्स वगैरह अगर न्यूज़ में रहते हैं, किसी के 100 ईयर्स हो गए हैं, किसी के 150 ईयर्स हो गए हैं, तो हिस्टोरिक इवेंट्स जो भी हैं, जस्ट टेक नोट ऑफ देम. इंश्योर दैट अगर वो भी सेम आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर्स सब फॉलो कर रहे हैं, तो वहीं से कवर हो जाता है. उसके लिए सेपरेटली कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कम्प्लीटली डायनेमिक है. साइंस टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, regarding some recent developments also, the general developments, political developments, वो जो भी है वो आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से ही कर सकते हैं. साइंस टेक के लिए आई वुड से कि जो लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, स्पेशली क्योंकि मैं भी हूँ, आई वुड रिलेट विद देम बेटर. वो लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती हैं, मैगजीन भी आप उतनी आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, जो कि मैं भी नहीं कर पाती थी, रेफर यूट्यूब वीडियोज़. कोई भी वीडियोज़ जो आपको ईज़ी लगती हैं रिगार्डिंग स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कुछ भी है, आई थिंक वीडियोज़ आर ऑडियो विजुअल मेमोरी इज़ मच बेटर. तो अगर आप वो देख के और आप समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट्स ईज़ी हो जाते हैं. उसके अलावा उसके बाद में जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो टेक नोट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोई नई डेवलपमेंट हुई है, कोई नया फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स हैं, जो भी नया डेवलपमेंट्स हुए हैं, टेक नोट ऑफ देम, बिकॉज उनको याद करना कई बार डिफिकल्ट होता है. डिफेंस एक्सरसाइजेज हो गई, तो उसमें मेक श्योर दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं एंड दे आर ऑल्सो डूएबल. वो बहुत ज़्यादा अनडूएबल नहीं होते हैं, दे आर डूएबल.
वो कर लीजिए। एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स सेम इसी अप्रोच से हैंडल हो जाएगा। उसके अलावा अगर प्रीलिम्स में कोई भी आपको क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया, आई विल एड्रेस दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। Coming to mains now, if I come to essay paper first of all, of course we'll move in a sequence. तो essay paper में the thing is कि ऐसे के लिए आप कुछ पढ़ नहीं सकते पर्टिकुलर। ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस से ही ऐसे को करना पड़ेगा। ऐसे में जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी स्किल्स बेटर होंगी। गेट देम चेक्ड, गेट योर एसेज चेक्ड, जो भी फीडबैक मिल रहा है इनकॉर्पोरेट दैट इन द नेक्स्ट मंथ। सो उससे ही आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और उससे ही आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। ऐसे में इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग द पेपर। टाइम एडिक्वेट होता है, पेपर कंप्लीट हो जाता है ऐसे के लिए। इट्स अबाउट द वे यू राइट। यू नो, ऐसे इज ऑल अबाउट क्रिएटिव राइटिंग, आई वुड से, विच मेक्स सेंस। उसमें अगर आपको कोई भी टॉपिक है, ऑफ कोर्स आजकल काफ़ी फिलोसॉफिकल टॉपिक्स और काफ़ी यू नो मीनिंगफुल, जिनका आपको मीनिंग इंटरप्रेट करना पड़ता है, वैसे टॉपिक ज़रूर आ रहे हैं आजकल। बट उसमें भी आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इंटीग्रेटिंग स्टैटिक ऑल्सो इन दैट। क्योंकि कोई भी टॉपिक है उसमें आप कितना फिलोसॉफिकल लिख लेंगे, अगर आपको स्टैटिक सिलेबस की नॉलेज नहीं है, अगर आप अपने ऑप्शनल की नॉलेज या अपने जीएस पेपर्स की नॉलेज उसमें नहीं इंटीग्रेट कर सकते, तो 10 पेज लिखना इज नॉट एन ईजी टास्क ओवर देयर। अगर आप यू नो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि अगर कोई भी टॉपिक है उसका आप अपने सिलेबस से एक बार उसको सिलेबस के थ्रू देखने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल जीएस 1 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे टॉपिक में क्या क्या आ सकता है। कोई भी टॉपिक है, क्या उसमें सोसाइटी के एंगल से कुछ आ सकता है, क्या उसमें जोग्राफी के एंगल से कुछ आ सकता है, एनवायरनमेंट के एंगल से, सोशल जस्टिस के एंगल से। तो वट एवर यू आर डूइंग ओवर देयर, मेक श्योर कि आप अपना सिलेबस वहाँ पे एक मैच कर रहे हैं उस टॉपिक से, विच मेक्स इट ईजी टू राइट। और स्ट्रक्चर्ड वे में वो ऐसे प्रेजेंट होता है, पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, यू नो इवन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स इफ यू कैन कोट, दैट्स वेरी गुड। तो ये सब एंगल्स अगर आप कवर करेंगे, ऐसे के लिए आपको कंटेंट भी मिल जाएगा और क्वालिटी भी इंश्योर हो जाएगी। Coming to the introduction part, introduction के लिए I believe it's better to write an anecdote or a recent example from current affairs. For example, इस बार जो ऐसे आया था, I wrote an example of Chandrayaan, how the earlier mission was not fully successful, but then later we achieved great success. तो उसमें उस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं जो भी आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज है, जो भी आपने पढ़ा है, उन सबको अपने ऐसे पेपर में। ऐसे में व्हाट्स आल्सो इम्पोर्टेंट इज कि टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। ऑफ कोर्स जीएस में भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट ऐसे में मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे आपको स्कोर नॉट जस्ट बेस्ड ऑन योर कंटेंट बट ऑल्सो ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, और कैसे आप चीज़ों को यू नो हाउ यू फ्रेम योर सेंटेंसेस। मेक श्योर कि आप एडिक्वेट टाइम लेके एक बार स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लीजिए ऐसे का रफ में, और उसी के बाद लिखने जाइए। डोंट जंप ऑन टू राइटिंग ऑल एट वंस, क्योंकि वहाँ पे फिर वो गड़बड़ होती है एंड यू डोंट हैव ऑप्शन टू करेक्ट योरसेल्फ ओवर देयर कि फिर उसको कट कर दिया, रीराइट कर लिया, वो ऑप्शन नहीं होता है। तो मेक श्योर दैट यू मेक अ स्ट्रक्चर फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पे एडिक्वेट टाइम होता है ऐसे के पेपर में इतना के लिए। ऐसे के लिए मैंने सोर्सेज कुछ रेफर नहीं किए, तो जैसा मैंने कहा जीएस की जो नॉलेज होती है, जीएस के लिए आप जो भी सोर्सेज रेफर कर रहे हैं वो इनफ होता है ऐसे के लिए भी। ये कर सकते हैं आप कि अगर आपको कहीं से कोई एनेक्डोट्स का कंपाइलेशन मिल रहा है या फिर कोई करंट अफेयर्स में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए। कोई कोट्स हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए। वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं पेपर से पहले, बट अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ऐसे के लिए कोई ऐसा सोर्स है जो मैंने रेफ़र किया है। हाँ, आप टॉपर्स के एसेज़ भी एनालाइज़ कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर एसेज़ लिखिए, जैसे मैंने कहा लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर जो भी टॉपिक्स हैं, उन पे लिखिए। I'll address the questions in the comment section later. Then moving on to GS papers. सेम जीएस में हम प्रीलिम्स में पढ़ चुके होते हैं बहुत कुछ। मेजॉरिटी ऑफ देम डू नॉट चेंज। कुछ पोर्शंस ऐड हो जाते हैं, जैसे कि सोसाइटी, सोशल जस्टिस, टेक्नोलॉजी 2 प्रीलिम्स में होता है, बट वहाँ पे ज़्यादा इलैबोरेट होता है मेंस में। इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी ऑफ कोर्स प्रीलिम्स में होता ही नहीं है एंड इट कैरीज 250 मार्क्स, अ ह्यूज वेटेज। तो वहाँ पे उन टॉपिक्स के लिए आई टेल यू कि मैंने क्या किया था। सी, दीज आर वेरी यू नो लो हैंगिंग फ्रूट्स, इनमें बहुत ईजिली स्कोर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में मैंने हर टॉपिक पे एक माइंड मैप या फिर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। बिकॉज दो आप ये चीज़ हिस्ट्री में शायद ना कर पाए, सोसाइटी में क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है और टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हम रिलेट कर पाते हैं डे टू डे लाइफ को देखते हुए भी, तो उसमें आप माइंड मैप प्रिपेयर कर सकते हैं ईजिली।
जैसे कि चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर हो गया, जेंडर आइडेंटिटीज़, वुमेन प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें हैं, उन पे आप ईज़िली शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अगेन आई वुड से कि ऐसे में बहुत काम आएगा। तो व्हाटएवर नोट्स यू आर प्रिपेयरिंग, उनको वाइडली कवर कीजिए सारे एस्पेक्ट्स उनमें। जैसे कि सोशल जस्टिस में भी मैंने सेम चीज़ की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रांसजेंडर इश्यूज़ हैं, अगर इश्यूज़ फेस्ड बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, तो वो सब आप ऐसे ही माइंड मैप में कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है और अगर आप ऐसे कवर कर लेंगे, तो वो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में रिवाइज़ करने में भी हेल्प करेगा, प्लस रिकॉल करने में भी हेल्प करेगा। यू नो व्हेन यू हैव दैट चार्ट इन योर माइंड, तो वो रिकॉल करना भी ईज़ी हो जाता है वहाँ पे। दैट यू कैन डू, सेम आई डिड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए, जीएस 4 के लिए, पर्टिकुलरली आई वुड से कि उसमें भी ऐसे की तरह ही लिखना बहुत इम्पोर्टेंट, और लिखना सब में इम्पोर्टेंट है, बट ज़्यादा पेपर 4 में है, क्योंकि वहाँ पे भी यू डोंट हैव एनी कंक्रीट स्टडी मटेरियल विद यू, बिकॉज़ यू कैन रीड अ लॉट। जो भी सिलेबस के पोर्शंस हैं वो आपको अच्छे से कवर करने चाहिए। यू शुड रिवाइज़ व्हाटएवर क्लास नोट्स आर, इफ यू इवन इफ यू आर रेफरिंग एनी बुक, उसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। मेजरली क्लास नोट्स आई थिंक वुड हेल्प मोर इन दैट अदर देन अ बुक। उसको रिवाइज़ कीजिए, बट राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ओवर देयर एज़ वेल। आप जितना लिखेंगे, यू विल रियलाइज़ द योर पावर एंड यू नो योर एबिलिटी टू इंटरप्रेट थिंग्स। क्वेश्चंस कैसे इंटरप्रेट करना है, कोट्स बहुत आते हैं आजकल, तो उनको समझ के फिर उनके बारे में लिखना एंड टू कनेक्ट देम विद योर कंटेंट, द स्टडी कंटेंट व्हिच यू हैव, टू कनेक्ट दोज़ कोट्स ओवर देयर इज़ वेरी क्रूशियल। उसको एड्रेस कीजिए। उसके बाद में अगर केस स्टडीज़ की बात करें, यू शुड नो कि केस स्टडीज का एक स्ट्रक्चर है। ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको यूनिक केस स्टडीज है, हर किसी में अलग आंसर लिखना है, बट जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द केस स्टडी। फिर उसके बाद में आपको उसका जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में द इश्यूज इन्वॉल्व, द वैल्यूज एट स्टेक, ये सब आप स्ट्रक्चर में अगर लिखेंगे, तो यू रियलाइज कि केस स्टडी लिखना बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से। अगर आप स्टेक होल्डर्स लिखने के बाद में पहले आपने वैल्यूज लिख दी, फिर आप क्वेश्चंस को एड्रेस करने आ रहे हैं, ए बी सी डी व्हाटएवर क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो आपका आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है, प्लस एग्जाम द वन हु इज चेकिंग विल रियलाइज दैट यू हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद में जब आप क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं केस स्टडी के, फॉर एग्जाम्पल अगर पूछ लिया व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन दिस केस, मेक श्योर दैट व्हाटएवर एथिकल इश्यूज यू आर राइटिंग, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जस्ट राइट दैट। कई बार हम एथिकल इश्यूज लिखने के बाद में उनको इलैबोरेट करने लगते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे सोल्यूशन हो सकता है। जस्ट राइट व्हाट इज आस्क्ड, इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर उनको पूछना होगा इलैबोरेटली, तो दे वुड हैव सेड इट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, जस्ट राइट द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। डोंट गो ऑन टू राइट द मेरिट्स डीमेरिट्स। अगर मेरिट्स डीमेरिट्स पूछने होंगे, वो सेपरेटली मेंशन्ड होगा। जैसे कि उसके बाद मेंशन हो सकता है अलग से, राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उसके बाद हो सकता है कि व्हिच ऑप्शन वुड यू चूज एंड व्हाई। तो जस्ट राइट व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू। डोंट गो ऑन टू राइट अननेसेसरी थिंग्स। ना इतना आपके पास स्पेस होता है, ना टाइम होता है। तो जस्ट राइट व्हाट इज आस्क्ड, बट उसको एकदम अच्छे से लिखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, आंसर पॉइंट वाइज, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं आंसर। जीएस में पॉइंट वाइज लिखना इज वेरी यूजफुल। ऑप्शनल में शायद इतना लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ऑल्सो एथिक्स में आई वुड, पेपर 4 में आई वुड से कि पॉइंट वाइज लिखना ज़्यादा पॉसिबल होता नहीं है हर वक्त। लेकिन हाँ, जहाँ भी मौका मिले आप ज़रूर पॉइंट वाइज लिखिए आंसर, बिकॉज पैराग्राफ में थोड़ी मोनोटनी भी हो जाती है और थोड़ा प्रेजेंटेशन भी शायद कभी खराब हो जाता है। तो पॉइंट वाइज लिखना आई प्रेफर। डायग्राम ऑफ कोर्स बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए जहाँ भी बना सकते हैं। स्पेशली एथिक्स में बहुत यूज़ आती है ये चीज़ें, स्पेशली केस स्टडीज़ में। जैसे मैंने कहा, स्टेक होल्डर्स आप लिख रहे हैं, वैल्यूज एट स्टेक या एथिकल इश्यूज आप लिख रहे हैं, तो वहाँ पे डायग्राम्स बहुत यूज़फुल होते हैं। वो प्रेजेंटेशन भी बेटर कर देते हैं। प्लस अगर आपके पास स्पेस कम है और आपको ज़्यादा मैटर वहाँ पे प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए भी डायग्राम बेटर हो सकते हैं, बट मेक श्योर कि डायग्राम्स को हौच पौच ना करें आप। अगर आपको बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है कंसाइजली, तो ही डायग्राम को यूज़ करें। अदरवाइज गो ऑन टू राइट इन पॉइंट फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्मेट, क्योंकि आपने अगर कोई फ्लो चार्ट बना दिया और उसमें आप लिखते जा रहे हैं, तो वो कुछ यूजफुल नहीं होता फिर वो डायग्राम। अल्टीमेटली वो पैराग्राफ ही बन जाता है। उसके बाद में ऑप्शनल पे आते हैं हम। ऑप्शनल मेरा है पीएसआईआर। मैंने जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था मेरा पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस ही था। मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से अपनी ग्रेजुएशन की है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैं कर चुकी हूँ उस सब्जेक्ट में। तो ऑफ कोर्स मेरा तो बैकग्राउंड था, इसलिए मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया। मुझे इंटरेस्ट भी बहुत है उस सब्जेक्ट में, इट्स अ रियली गुड सब्जेक्ट। उसके लिए मैंने जो मेरे क्लास नोट्स थे, शुभ्रा मैम की मैंने क्लासेस ली थी, वही मैंने रेफ़र किए थे। कोई बुक मैंने रेफ़र नहीं की थी। ऑनलाइन मटेरियल भी आई डोंट थिंक मैंने कुछ बहुत ज़्यादा रेफ़र किया था। थोड़ा बहुत इधर-उधर से किया होगा।
उस ऑप्शनल में व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि सिलेबस बहुत, बहुत, बहुत लंबा होता है पीएसआईआर का। उसको कवर करना इज़ इटसेल्फ अ ह्यूज टास्क। बट अगर आप उसको एक बार रिवाइज़ करके मतलब 3-4 बार मल्टीपल रिविजन्स जो भी हैं, उसके बाद में अगर आप उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रस्ट मी दैट्स द बेस्ट अप्रोच। मैंने भी यही चीज़ की थी। व्हेन आई हैड रिवाइज्ड माय ऑप्शन एडिक्वेटली और जब मुझे लगा कि अब और ज़्यादा मुझे इसको इलैबोरेटली इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एंड आई हैव थिंग्स इन माय माइंड जो मैं लिख सकती हूँ आंसर्स में। उसके बाद मैंने माइंड मैप्स बनाए थे टॉपिक्स के इन व्हिच आई रोट द कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल फॉर प्लेटो, आई वुड राइट कि ओके दिस इज़ हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, दिस इज़ हिज व्यूज़ ऑन फिलॉसफर किंग एंड व्हाटएवर एंड आई वुड राइट सम पॉइंटर्स ओवर देयर जिससे कि रिवाइज़ करने में हेल्प हो जाए। और जब आंसर्स भी हम लिखते हैं तो एज़ आई सेड जब प्रेजेंटेशन आपके माइंड मैप के फॉर्म में है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो वो माइंड में क्लिक जल्दी करता है, रिकॉल जल्दी होता है वहाँ पेपर में। यू नो कि अच्छा माइंड मैप के इस तरफ लेफ्ट साइड में मैंने ये सब पॉइंट्स लिख रखे थे और वहाँ पे रिकॉल ईज़िली हो जाती है वो चीज़। तो दैट वुड आल्सो हेल्प यू। ऑप्शनल के लिए अगर आप मैंने तो इसलिए चूज़ किया कि मेरा बैकग्राउंड था। अगर आपको लगता है कि आपके बैकग्राउंड से आपको चूज़ करना है, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल मेनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और other people also they face this dilemma कि क्या ऑप्शन चूज करें। दे मे नॉट वांट टू चूज देयर ग्रेजुएशन ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज देयर ऑप्शनल। उस केस में दे गो फॉर सेवरल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, दीज आर वेरी चूजन सब्जेक्ट्स नाउअडेज। उसमें अगर आपको लगता है कि आप कुछ और चूज करना चाहते हैं, गो थ्रू द सिलेबस ऑफ देयर ऑप्शनल। उसकी एक बार क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए, क्या मार्क्स का ट्रेंड रहा है वो देख लीजिए। आई थिंक दैट वुड हेल्प यू अ लॉट इन चूजिंग ऑप्शनल। बट प्लीज डोंट डू कि सिलेबस छोटा है, सिलेबस बड़ा है, उस हिसाब से ऑप्शन चूज कर लिया। अल्टीमेटली पढ़ना है, पेपर अटेम्प्ट करना ही है। तो सिलेबस भी अगर छोटा मेंशन्ड भी है, तो भी वो बहुत वास्ट एरियाज़ कवर कर रहा है। पीएसआई का सिलेबस अगर बहुत लंबा मेंशन्ड है, तो इट मेक श्योर कि वो हर पॉइंट डिटेल में मेंशन्ड है। कुछ वहाँ पे वेगनेस नहीं है। जो भी लिखा हुआ है, वो सिर्फ आपको पढ़ना है। तो व्हेन यू आर चूजिंग ऑप्शन, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इट कैरीज़ 500 मार्क्स और वो रैंक डिसाइड करता है। तो बी केयरफुल इन चूजिंग योर ऑप्शन। Regarding optional, I would also say कि आंसर राइटिंग इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेंस के लिए वैसे सब में ही इंपॉर्टेंट है, जीएस हो, ऑप्शनल हो, कुछ भी हो। ऑप्शनल पे मैं ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जीएस की हम फिर भी पहले से जब प्रीलिम्स पढ़ते हैं तब भी हम जीएस पढ़ रहे हैं। हम बाद में जब इवन अगर नहीं हुआ है किसी का प्रीलिम्स, जैसे मैंने किया था, तो मैंने जीएस की टेस्ट सीरीज पहले से ज्वाइन कर रखी थी। वो मैंने टेस्ट ऑलमोस्ट 30 टेस्ट आई थिंक मैंने जीएस के पहले ही लिख लिए थे बिफोर आई गेव द प्रीलिम्स इन विच आई सक्सीडेड। उससे पहले ही मैं इतने टेस्ट लिख चुकी थी जीएस के। ऑप्शनल के मैंने लेकिन नहीं लिखे थे। तो जब मेंस का टाइम था, जो शॉर्ट टाइम पीरियड था ऑफ अराउंड जस्ट 3 मंथ्स, उसमें मैंने जीएस की टेस्ट सीरीज तो लिखी ही, बट ऑप्शनल की टेस्ट मैंने तभी लिखना शुरू किया था। आई फेस डिफिकल्टी इन दैट। सो प्लीज डोंट डू दैट। ऑप्शनल की टेस्ट भी आप पहले से लिखना शुरू कर दीजिए। चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके उस 3 घंटे के टाइम पीरियड में लिखने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद में ऑफ कोर्स जब मेंस अगर आप लिख रहे हैं, अभी तो प्रीलिम्स है, तो ऑफ कोर्स आप अभी शुरू नहीं करेंगे आंसर राइटिंग। तो उसके बाद में आप अपना आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। सी पेपर 2 ऑल्सो आई डिड फ्रॉम मैम्स नोट्स। और उसके बाद में जो ऑफ कोर्स इट इज डायनेमिक पेपर। सो करंट अफेयर्स को आपको इंटीग्रेट करना ही है उसमें। आप जो भी अपना करंट अफेयर्स मटेरियल है जो आप मेंस के लिए रेफर करेंगे उस टाइम पे, मेंस के टाइम पे, इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई मैगजीन होगी, कोई आर्टिकल्स, कोई भी सोर्सेज होंगे, सिमिलरली आप उनको अपने ऑप्शन में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया था, तो उसमें भी जो भी नोट्स थे, वो मैम ने ऐड ऑन करवा दिया था। जो भी चल रहा था डायनामिक पोर्शन जो था करंट अफेयर्स का, वहाँ से वो ऐड ऑन हो गया था। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा टास्क है इसमें पेपर 2 को एड्रेस करना। पेपर 2 कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि ईज़ी है एड्रेस करना, बिकॉज़ आप आईआर जो है वो जीएस के लिए भी पढ़ रहे हैं, प्लस आईआर की आपको थ्योरीज़ वगैरह पहले से पता चली जाएँगी, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। उसको अगर आपने रिवाइज़ कर लिया है, देन गो अहेड विद इट। डायनामिक पार्ट आप मैम के क्लासेस से ऐड कर लीजिए या फिर खुद के नोट्स से ऐड कर लीजिए, व्हाटएवर वे यू लाइक। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लीज रेफर टू देम। यू शुड यूज सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। सो यूज इट टू द बेस्ट ऑफ योर एडवांटेज। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। Let's come to means answer writing now. So first of all, the biggest task is to complete the paper in the stipulated time frame of 3 hours. उसके लिए there is no other key other than practice.
जब मैंने लिखना शुरू किया था, आई इवन टुक मोर देन 3.5 आवर्स इनिशियली। तो वो प्रैक्टिस से ही कम होते हैं। देन व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग द पेपर आफ्टर प्रीलिम्स, जब मैंने टेस्ट लिखने शुरू किए उसके बाद में, तो इट केम डाउन टू 3 आवर्स। ऑलमोस्ट 3 आवर्स में आई वाज़ एबल टू कंप्लीट। मेंस में मैं 2 मिनट पहले आई वाज़ एबल टू कंप्लीट कि ताकि मैं चेक कर सकूँ पेपर को, क्वेश्चन मैंने छोड़ तो नहीं दिया या कुछ गलती तो नहीं कर दी। इतना आपको बफर लेके चलना होगा, बिकॉज़ यू नेवर नो कि वहाँ पे किसी क्वेश्चन में गलती हो जाए और आपको करेक्ट करना पड़ जाए। प्लीज़ मेक श्योर कि आप एडिक्वेटली प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए पेपर में। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो जस्ट इमेजिन, आपको हो सकता है आपको वो क्वेश्चन आता हो फिर भी छूट गया हो। तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू मिस 4-5 मार्क्स फॉर अ 10 मार्क का क्वेश्चन। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, आई वुड से। ये एक और पॉइंट है कि कभी-कभी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इनका क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं। इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। बट मेक श्योर कि आपको उसके बारे में अगर थोड़ा भी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, स्टैटिक में पढ़ा है, तो राइट अबाउट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार ट्विस्टर्स का एक क्वेश्चन था, जो कि मुझे नहीं आता था। और भी लोग हैं, बहुत लोग जिन्हें वो नहीं आता था। बट आई मेट पीपल और सबने कहा कि वी एड्रेस दैट क्वेश्चन। और सेम मैंने भी वो क्वेश्चन लिखा था। व्हाटएवर आई न्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल इट वाज़ रिलेटेड टू, बिकॉज़ उसको पढ़ के मैंने ऐसा इंटरप्रेट किया कि शायद ये साइक्लोन से या उससे रिलेटेड होगा कुछ, तो मैंने वो चीज़ें वहाँ पे की। मैंने कुछ मैप्स बना दिए, कुछ डायग्राम्स बना दिए, एंड आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ मार्क्स तो देगा। अगर आप इतना लिख रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको कुछ मार्क्स तो देगा ही। द पर्सन हू वुड हैव बीन चेकिंग दैट पेपर, ही और शी वुड आल्सो नो कि ओके, 2-3 मार्क्स जितने भी देने हैं, वो मिल जाएँगे, एंड दोज़ मार्क्स आर वेरी प्रेशियस, ट्रस्ट मी, वो तो रैंक बदल देते हैं। तो मेक श्योर यू आर नॉट लीविंग एनी क्वेश्चन, जो भी आता है लिखिए। Multidimensional answer writing. Okay. See, whenever you're writing any answer, जैसे मैंने पहले भी ऐसे के लिए भी कहा था कि यू शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट। सिलेबस के थ्रू देखिए, पॉलिटिकल एंगल कवर होना चाहिए, इकोनॉमिक एंगल कवर होना चाहिए, सोशल एंगल कवर होना चाहिए। सो इफ यू आर एबल टू डू ऑल ऑफ दैट, मल्टी डायमेंशनल आंसर राइटिंग ऐसे ही हो जाती है। कोई भी टॉपिक आपसे पूछा, सपोज यू आस्क्ड ऑन विमेन एम्पावरमेंट, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। विमेन एम्पावरमेंट पे अगर पूछ रहे हैं, व्हाट यू विल राइट? ऑफ कोर्स आप कोई इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, कोई आपने इंडिया की रैंकिंग मेंशन कर दी है। उसके बाद में जस्ट गो ऑन टू एड्रेसिंग द क्वेश्चन इन अ मल्टी डायमेंशनल मैनर। जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट में इकोनॉमिक इश्यूज आप मेंशन कर दीजिए, अभी क्या पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, क्या होनी चाहिए, कुछ डेटा लिख दीजिए उसमें, कोई इंडेक्स कोट कर दीजिए। उसके बाद में सोशल एंगल, क्या पोजीशन है, क्या चैलेंजेस फेस्ड है, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, व्हाटएवर। पॉलिटिकल एंगल, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, अभी जो नया बिल आया है वो आप वहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में जो अभी नया स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू वुमेन इन लेजिस्लेचर, वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन को हर एंगल से एड्रेस करेंगे, लुकिंग एट योर सिलेबस, कोई यहाँ पे वेग अप्रोच नहीं है कि आप माइंड में जो आ रहा है वो लिख रहे हैं। यू नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर इन योर माइंड और उसी पे बिल्ड करना है आंसर में। पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, जैसे मैंने कहा ना, उनको अगर आप कवर करेंगे, अल्टीमेटली आपका आंसर भी पूरा हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा हो जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट। उसके बाद में जब कंक्लूजन, हाँ, कंक्लूजन भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कहते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए एक आंसर राइटिंग में, तो कंक्लूजन मैटर्स अ लॉट इन दैट केस। कंक्लूजन से पहले प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने कोई चैलेंजेस लिखे हैं किसी क्वेश्चन में, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट में आपने लिखा कि ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, डोंट जस्ट लीव योर आंसर ओवर देयर। यू डोंट हैव टू जस्ट टेल द प्रॉब्लम्स, बट सॉल्यूशंस भी बताने हैं। तो मेक श्योर कि दैट यू आर राइटिंग, ओके, दीज आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. These are the problems that are being faced by women, and these can be solved by taking some positive steps, such as जो भी आपको दिमाग में उस टाइम पे steps आ रहे हैं, गवर्नमेंट के कुछ initiatives mention कर दीजिए. Make sure you're ending the answer on a very positive note. Don't end the answer in a haphazard manner. Conclusion ज़रूर लिखिए, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो 1 या 2 नंबर कम हो ही जाते हैं. That मैंने पहले भी कहा, that makes a lot of effort to grab those marks over there. उसके बाद में आप जब कंक्लूजन पे आएँगे, और यू हैव रिटन योर प्री कंक्लूजन ओवर देयर, कंक्लूजन पे जब आप आएँगे तो जस्ट समराइज़ इट ऑल। उसमें आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, जैसे कि रिगार्डिंग सेम वुमेन एम्पावरमेंट का अगर एग्जांपल लें, यू कैन राइट दैट वुमेन होल्ड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, एंड इफ वुमेन मेक अप half of our population, if they also contribute in a similar manner to the economy, then we can achieve the goal of Viksit Bharat by 2047. फॉर दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को। आपने पॉजिटिव अप्रोच भी ली और आपने एक फ्यूचरिस्टिक आपने आइडिया भी दे दिया, क्योंकि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल, और इस गोल पे जाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो जस्ट
टेक दिस अप्रोच इन योर आंसर राइटिंग, मल्टी डायमेंशनल भी हो जाएगा आंसर और स्ट्रक्चर्ड भी हो जाएगा। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है मेंस में, मैंने कहा कि मेंस का मैंने बताया कि अगर आपको नहीं भी आता है, ट्राई योर बेस्ट कि आप कुछ ना कुछ लिखें जो भी रिलेटेड आपको उससे आता है, ज़रूर लिखें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा वर्ड लिमिट कंप्लीट करें, थोड़ा बहुत जो भी आता है ट्राई राइटिंग में। प्रीलिम्स में अगर नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, बस जस्ट छोड़ दीजिए, बिना बात नेगेटिव मार्किंग होगी, डजंट मेक सेंस। बट अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है 50-50 है, तो लॉजिकली उसको एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए ना। मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन लॉजिकली अटेम्प्ट हो जाते हैं। 50-50 अगर आपको लग रहा है, देन ऑल्सो ट्राई कि आप उसको अटेम्प्ट कर ही लें। अगर कॉस्ट बेनिफिट अच्छा रहता है उसका, ट्राई अटेम्प्टिंग इट, छोड़िए मत उस क्वेश्चन को। बट हाँ, कोई बिल्कुल भी नहीं आता है तो लीव इट। सेम फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, से सॉरी, सॉरी सर और सॉरी मैम, आई डोंट नो दिस एंड आई विल रीड अबाउट इट, व्हाटएवर यू फील लाइक सेइंग इन दैट टाइम। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि हाँ, शायद इसका आंसर लाइक आई कैन गिव, अगर मुझे चांस मिले, तो यू कैन आस्क फॉर देयर परमिशन कि आई एम नॉट श्योर बट इफ यू अलाउ मी आई कैन टेक अ गेस एंड ट्राई। अगर वो अलाउ करते हैं देन गो अहेड एंड गिव योर आंसर। गलत होता है तो से सॉरी, सही होता है तो ठीक है। सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस अलग से पढ़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो जाते हैं मेंस में। एज आई सेड, पेपर 4 हो गया, सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, ये सब ऐड ऑन होता है। बट अदर देन दैट सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। कुछ पोर्शंस भी ऐड होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री और नॉट स्टडिंग इन प्रीलिम्स, पर वो मेंस में पढ़नी होगी, तो वो पोर्शंस ऐड होंगे, तब वो आपको पढ़ना होगा। प्लस आंसर राइटिंग, ऑफ कोर्स मेंस में आंसर राइटिंग आपको बहुत बहुत करनी है। तो इस तरह से थोड़े डिफरेंसेस हैं, बट इंटीग्रेटेड स्टडी ही होती है आई बिलीव, बहुत कुछ अलग नहीं होता है। जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप दोनों के ही एंगल से पढ़ें, कि मेंस में भी इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इवन इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। तो कीप दैट इन माइंड। आई वुड लुक एट द कमेंट सेक्शन। सी, मैंने घर से प्रिपरेशन की है, अपनी पूरी प्रिपरेशन मैंने घर से की है। मैंने यहाँ से कुछ कोचिंग करी थोड़े टाइम के लिए, और फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी ऑप्शनल की। तो एट दिस टाइम आई थिंक, जब हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, आपको ऑनलाइन सोर्सेज इतने मिल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आई डोंट थिंक कि इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस। इट्स नॉट, इट इज एक्चुअली योर डिसीजन। बट ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ नहीं गए तो यू कांट मेक इट। आप घर पे बैठ के आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जस्ट हैव दैट लेवल ऑफ फोकस एंड डेडिकेशन कि आपको करना है। एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, आई थिंक कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं आई थी। आई जस्ट वेंट टू दिल्ली टू गिव मॉक इंटरव्यूज। इसके अलावा मैंने घर से ही प्रिपरेशन की है अपनी सारी। मेंस के नोट्स बनाने के लिए आप टॉपर्स कॉपी रेफर कर सकते हैं, बट उसमें आप यू विल सी कि वो कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई चीज़ें होंगी। आपको कुछ अच्छी लाइन्स अगर मिल जाती हैं इंट्रोडक्शन के लिए, कंक्लूजन के लिए, कुछ पॉइंटर्स मिल जाते हैं, तो ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा मटेरियल उनसे कलेक्ट होगा। तो आप अगर रेफर करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। आपको यू शुड लुक एट टॉपर्स कॉपीज एक्चुअली, just to analyze their way of answer writing, not just for the sake of the content but to see how they are writing the answers। उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। कंटेंट के लिए अगर आप रेफर कर रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, आप थोड़ा बहुत कंटेंट ले लेंगे वहाँ से, बट मेक श्योर कि आप देख रहे हैं कि हाउ दे आर राइटिंग, द वे दे आर राइटिंग, डू दैट। एंड GS2 के लिए वैल्यू एडिशन सोर्स, GS2 ऑफ कोर्स उसमें आपको करंट अफेयर से काफ़ी एडिशन करना होता है। मेरा ऑप्शन PSIR था, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी था। IR भी और पॉलिटी भी, उसमें जो भी आई वाज रीडिंग फ्रॉम माय ऑप्शनल, वहीं से मैंने वैल्यू एडिशन किया था GS2 में भी। एक्चुअली इट वाज अ टू वे प्रोसेस। जो GS2 के लिए पढ़ रही थी वो ऑप्शनल में काम आ रहा था, जो ऑप्शनल के लिए पढ़ रही थी वो GS2 में काम आ रहा था। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सोर्स रेफर करना है, मुझसे कि कोई मैगज़ीन उठा लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट की एक, वहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई एक गुड सोर्स, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी पर्टिकुलर गुड सोर्स जो मैं रेफर कर सकूँ। मैगज़ीन, न्यूज़पेपर आई वाज़ रीडिंग द हिंदू, प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे। इंटरव्यू के टाइम पे आई वाज़ रीडिंग द हिंदू एंड ऑल्सो द इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑल्सो फॉर सम टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स। तो अप्रोच डिफरेंट रहती है, बट हाँ,
प्रीलिम्स और मेंस में आप कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर रेफर कर लीजिए। मेक श्योर दैट यू रीडिंग इट डेली। अगर आपको चाहिए तो आप कोई यू कैन आल्सो रेफर टू एनी यूट्यूब वीडियो एनालिसिस की जो वीडियोज़ आती है, मैं रेफर करती थी। बिकॉज़ आई थिंक कि वो जस्ट मेक्स योर टास्क अ बिट ईज़ियर कि चीज़ों की किसी भी टॉपिक की हिस्ट्री देखना, अभी तक क्या-क्या चलता है वो देखना एंड देन यू हैव टू मेक सेंस ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड रिसेंटली। यू शुड नो द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, तब अच्छे समझ में आ जाता है। यू कैन आल्सो डू दैट। एडिटोरियल ज़रूर पढ़िए। It improves your vocabulary. It improves your interpretation skills. You're able to make sense of the things that are happening. So read editorials as well. PYQs, yeah. PYQs के लिए firstly I would say कि दोनों ही स्टेजेस पे प्रीलिम्स भी और मेंस भी दोनों में ही PYQs आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सीसैट के लिए मैं बता चुकी हूँ कि सीसैट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसमें डू इट। और जीएस के लिए भी मेक श्योर कि आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि एक बार एक कोई बुक लेके और कोई सी भी बुक आप रेफर कर सकते हैं। उसमें अगर टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज क्वेश्चन सॉर्टेड हैं, दैट मेक्स इट a bit easier क्योंकि you can know that okay I have read this particular subject or this particular topic। उसके बाद आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस रेफर कर लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैंने ये पढ़ा है और क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। अगर आपने जो पढ़ा है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन कंसिडर एडिंग सम वैल्यू एडिशन नोट्स टू योर बेसिक नोट्स। वो आपको एक तो इस तरह से हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी पूछा गया है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको उस बुक में वहीं मिल जाएगी। तो उसमें आपको फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें कुछ सेक्ट्स के बारे में पूछा गया है, तो वैसे शायद आप उनको कवर ना कर पाएँ, बट पीवाईक्यूज़ देख के आप उनको कवर कर सकते हैं। तो वहाँ से आप उन सेक्ट्स को भी कवर कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, प्लस आगे जाके और भी आप सेक्ट्स कवर कर सकते हैं, टेकिंग देम एज़ अ रेफरेंस। तो वैसे आप पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ कर लीजिए, आई वुड सजेस्ट सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़। उसके बाद में 2-3 साल के पेपर्स भी आई वुड से कि ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए प्रीलिम्स के भी। 2 घंटे का टाइमर लगा के वही, क्योंकि दैट वुड हेल्प यू सी कि अच्छा इतने टाइम में आई एम एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस विद दिस पर्टिकुलर एफिशिएंसी लेवल। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अगर आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है? अगर आप 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है? दैट गिव्स यू अ सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स कि अगर आपको प्रीलिम्स में अगर आपने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं या कम हैं? आई नो पीपल जिन्होंने 95 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट किए थे, बट क्योंकि उनकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई, दे कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ। मैंने सिर्फ 80 ही अटेम्प्ट किए थे, बट आई मैनेज्ड टू क्लियर द कट ऑफ क्वाइट वेल। तो यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कि आप कहाँ तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम फॉर मेंस, पीवाईक्यूज ज़रूर करिए अटेम्प्ट। आप अगर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आई वुड सजेस्ट कि पीवाईक्यूज कर लीजिए। जैसे ही आप सिलेबस पढ़ रहे हैं अपना मेंस का, प्रीलिम्स से पहले ही जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं अपनी, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके साथ-साथ उसके पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करते जाइए। शुरू-शुरू में डोंट टेक केयर ऑफ द टाइम लिमिट। पहले टाइम लिमिट क्रॉस होगी, होने दीजिए। 15 मिनट भी एक आंसर में लग रहे हैं, नॉट अ बिग डील। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द पीवाईक्यूज़ फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस एंड फॉर द सेक ऑफ improving your answer writing abilities. सी रिगार्डिंग एनसीईआरटीज़ आई वुड से कुछ सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वही सबसे ज़्यादा रेफर की थी अलॉन्ग विद माय क्लास नोट्स। मैंने जी से लिया होगा, ये सब नहीं पढ़ी थी कोई भी बुक। एनसीईआरटीज़ इवन हिस्ट्री की भी जो है क्लास 6 की हो गई, क्लास 12th की जो एनसीईआरटीज़ है वो हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्वेश्चंस इवन आई वुड से कि डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं उन बुक्स से। तो उन सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज़ आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इकोनॉमी की आप बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैक्रो और माइक्रो की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। पॉलिटी की आई डोंट थिंक कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, अगर आपको लगता है तो ज़रूर पढ़िए। ओके, सो लेट्स कम टू टाइम टेबल नाउ। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कितने दिन पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। सी घंटे आई वुड से कि ऑफ कोर्स आपको ये देखना है कि आपको जो सिलेबस कंप्लीट करना है, उस हिसाब से टाइम टेबल बनाइए अपना।
एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट लगातार पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2-3 सब्जेक्ट्स कवर करना थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि इट ब्रेक्स द मोनोटनी, आप बोर भी नहीं होंगे उतना। जस्ट अ सेकंड। तो उससे आप अगर यू कैन कीप योर इंटरेस्ट अलाइव इन अ सब्जेक्ट, तो वो आप कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि यू आर रीडिंग फॉर एटलीस्ट अराउंड 8 आवर्स अ डे, बिकॉज़ दैट दैट मेंटेन्स द कंसिस्टेंसी लेवल। आप एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 12 घंटे पढ़ लिया, आई वोंट सजेस्ट दैट अप्रोच। Just study 8 hours a day, but study consistently and continuously. At least for a year, you have to do that. Of course, जब prelims pass में आएगा, you have to increase it to 10 to 12 hours. You have to increase it to at least 10 hours minimum है वो। तो मेक श्योर कि उससे पहले आप 8 घंटे ज़रूर पढ़ाई कीजिए हर दिन, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, आई वोंट लाई, इतना पढ़ना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स टारगेट वाइज़ स्टडीज़ करनी है, बट 8 घंटे से कम आई डोंट थिंक। अगर आप वर्किंग हैं तो ज़रूर, आप उसको फिर 5 आवर्स, 6 आवर्स जो भी आपको टाइम टेबल सूट करता है, उस हिसाब से रखिए। But make sure you're doing it consistently. See, for consistency, it's important। देखिए, आप मोटिवेशन अगर आपको चाहिए, ऑफ कोर्स कुछ लोग करते हैं, कोई वीडियो देख लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, बट टेल मी हाउ लॉन्ग विल दैट मोटिवेशन लास्ट? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप एक और वीडियो देख लेंगे, फिर 4 दिन। बट व्हाट लास्ट फॉरएवर इज़ योर इनर मोटिवेशन। यू शुड कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। इसीलिए मैंने ये प्रिपरेशन शुरू की है। इफ यू आर एमिंग फॉर द हाईएस्ट, द टफ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द कंट्री, यू शुड आल्सो प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम विदिन फॉर दैट। बीच में क्विट करने का आइडिया नहीं आना चाहिए। You should tell yourself कि of course this process is very long, it's very rigorous, but ultimately जो आपको अचीव करना है, it's worth it। All those efforts are worth it actually, and you'll realize that once you'll see your name in the list, that day you'll realize कि अच्छा जो किया था that was really really meaningful। जस्ट टेल योरसेल्फ। और उसके अलावा अपने पेरेंट्स का सपोर्ट, अपनी जो भी आस-पास आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, डू टॉक टू देम। कोई प्रॉब्लम होती है उनको ज़रूर बताइए। ऑनलाइन यूट्यूब और ये सब रेफर करने से अच्छा है कि टॉक टू द पीपल अराउंड यू। नो वन कैन रिप्लेस अ ह्यूमन हू इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो टॉक टू देम, टॉक टू योरसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। दैट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। Do activities which can make you happy, listening to songs, watching movies, whatever you want to do। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया से अलग हो जाना है, यू हैव टू क्विट एवरीथिंग। अगर आप अच्छे से अपने टारगेट्स कवर कर पाए, 7-8 घंटे आपने रोज पढ़ाई की है, टेक अ ब्रेक ऑन द वीकेंड्स। गो आउटसाइड, गो विद फैमिली, फ्रेंड्स, वॉच मूवी और डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू। बट इंश्योर कि आप खुद को भी यू आर कीपिंग योरसेल्फ वेरी हैप्पी एंड मोटिवेटेड, बिकॉज़ उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। See, if you're getting low marks in any mock test or in any test series, that doesn't mean कि आपकी preparation, it doesn't necessarily mean कि आपकी preparation prelims के लिए अच्छी नहीं है। You never know कि prelims में कौन से source से कहाँ से question आएगा। We all know कि वहाँ पे किसी भी source से question आ सकता है। कोई magazine ऐसी full proof नहीं है कि वो आपको बता देगी कि अच्छा इस topic में से ये question आएगा, आप हमारी magazine से पढ़ लीजिए। अगर किसी भी test series में, किसी भी mock test में आपका कम score आ रहा है, don't get demotivated। उसमें से सिर्फ आपको ये करना है कि यू हैव टू रीड अबाउट द टॉपिक्स यू डिड नॉट नो अबाउट। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत गलत अटेम्प्ट किया है आपने, तो जस्ट लुक एट द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक, द बैकग्राउंड, और उसके बारे में पढ़ लीजिए। बस इतना ही करना है, और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। उसके अलावा आई वुड से कि टेस्ट सीरीज से बेटर है कि पीवाईक्यूज देखिए यूपीएससी के। उसमें अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं अच्छे से, बी कॉन्फिडेंट। सी, रिगार्डिंग रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन एंड व्हाटएवर यू आर रीडिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स, यू कैन मेक माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स दैट एनेबल्स दैट हेल्प्स यू टू रिटेन इन्फॉर्मेशन इन अ मच बेटर मैनर। उससे आपको वहाँ पे रिकॉल करने में, कह चुकी हूँ पहले भी मल्टीपल टाइम्स, इट हेल्प्स यू टू रिकॉल बेटर, इट हेल्प्स टू रिवाइज इन अ शॉर्टर टाइम पीरियड। क्योंकि मेंस के टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि आप यू यू नो गो गो थ्रू ऑल दैट बुक्स एंड दोज बल्की नोट्स, वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है।
तो इन ऑर्डर टू रिटेन योर इन्फॉर्मेशन एंड योर कंटेंट व्हिच यू आर रेफरिंग टू, उनको शॉर्ट नोट्स में कंपाइल कीजिए, उनके डायग्रामेटिक वेज में, या जैसे भी आपको करना है, जैसे बेटर लगता है आपको, डू इन दैट वे। आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। मेंस के लिए जब आप नोट्स बना रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसको बहुत फैक्चुअल नहीं बल्कि कंसेप्चुअल बनाइए। जैसे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन है, तो उसमें आपको जो यू हैव टू राइट द डेटा कि अच्छा ये ट्रेंड है, आप कोई डायग्राम बना लीजिए, कोई ग्राफ बना लीजिए, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप यू आर राइटिंग कि क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इन्फ्लेशन के, क्या-क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, लोग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सेविंग्स, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स इन एन एनालिटिकल मैनर रादर देन वेरी फैक्चुअल मैनर। आप उसको ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। वहीं पे रोल आता है पीवाईक्यूज़ का। आप पीवाईक्यूज़ देखिए और फिर समझिए कि क्या डिमांड है यूपीएससी के क्वेश्चन से। उससे आपको हेल्प मिलेगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं और आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप आई थिंक कि आप पीवाईक्यू ज़रूर देखिए। You can join any test series, any good test series. There are many in the market right now. So just make sure कि उसके रिव्यूज़ चेक कर लीजिए और ये भी हो कि वो बहुत उसमें टेस्ट इनफ हो, एडिक्वेट नंबर के टेस्ट हों ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। अगर आप अभी तो देखिए जो भी लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं वो अभी टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं करेंगे कोई भी। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछे कि टेस्ट सीरीज़ कब जॉइन करनी चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि एक बार अगर आप सिलेबस कर चुके हैं, अपना प्रिपरेशन शुरू कर दी है, आपने एक बार सिलेबस हो गया है, तो जॉइन टेस्ट सीरीज़ फॉर मेंस। डोंट वेट फॉर द टाइम कि मैं प्रीलिम्स हो जाएगा मेरा, उसके बाद आई विल जॉइन। वो टाइम नहीं होता टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने का। वो सिर्फ़ आपको अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का टाइम होता है। तो जॉइन टेस्ट सीरीज़ एज़ सून एज़ यू नो कि ओके, आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस एंड नाउ आई कैन राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट उस टाइम पे 3 घंटे में कंप्लीट करें या आप एक्सीलेंट आंसर्स लिखें, बट प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। प्लान बी, हाँ, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। मैंने कभी सोचा नहीं प्लान बी के बारे में। दिस वाज़ माय सेकंड अटेम्प्ट। सो मुझे इतना फॉर्च्यूनेटली, थैंकफुली हो गया, तो मुझे सोचना नहीं पड़ा प्लान बी के बारे में ज़्यादा। पर अगर आपको लगता है कि आपके पास और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप किसी ऐसी फ़ील्ड से आते हैं जहाँ पे आपके पास वाइड स्कोप है, अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास ज़्यादा हैं, तो ऑफ़ कोर्स आप अपने प्लान बी को प्रिपेयर रखिए कि अगर वैसे तो बेस्ट केस में हो ही जाता है, हो ही जाएगा, बट अगर नहीं हुआ, सम थिंग्स डोंट वर्क आउट, इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। Please know that it's just an exam. Like any other exam, it's just an exam. You're studying for it in order to get in order to get in the services. But इसका मतलब ये नहीं है कि it's the end. अगर इसमें नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा. No, we know many people. We all know many people जिनका इसमें नहीं हुआ, but they are doing extremely, extremely good in their lives. So plan B, plan C, whatever you have, it's perfect. Yeah, you can start your preparation in graduation also. First year से करना ठीक है, शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट या यू कैन स्टार्ट इट इफ यू वांट टू। जस्ट मेक श्योर कि आपका अगर सिलेबस ऐसा है ग्रेजुएशन का, यू कम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, तो उसी सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ पे बेस आपका अच्छा बन जाएगा एंड देन बिल्ड अपॉन दैट बाद में जब आप प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड वे में स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ग्रेजुएशन से, प्लीज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। I can tell you how to cover optional subject in a general manner, but sociology, it's not my optional, so I can't help you much in that, I'm sorry. Regarding essay paper, I've already told you that write as many essays as you can. प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे लिखिए हो सके तो, रादर देन एनी रैंडम टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर कीजिए। बहुत सारी थीम्स ऐसी हैं जो कि रिपीट होती हैं एसेज में। थीम्स रिपीट होती हैं, टॉपिक्स नहीं। उन थीम्स पे अगर आप 1-2 एसेज लिख लेंगे, तो आपको वहाँ पेपर में भी बहुत हेल्प होगी। Uh, so yeah, quickly I will also tell you about my interview experience and how to prepare for the interview. So I've scored 185 in interview, and my interview was on 28th February. See, for interview,
I did not revise much on my static part. Static part is something जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा कोर्स करना ही करना है. You don't have any other option. पर इंटरव्यू में you should know that it's a personality test. Rather than being a test of your knowledge, it tests your ability to communicate, your personality, and all of that. So उसमें static revise करने से I don't think it helps much. Of course थोड़ा बहुत topics जो भी थे जो I was not quite sure about वो मैंने revise किए थे. Optional मैंने revise किया था because my graduation, my post graduation, my optional सब एक ही subject था, तो वो मैंने revise किया था. लेकिन इंटरव्यू के लिए again I would say mock interviews are the best. Because they don't just tell you your that what are your weaknesses. अगर आप communicate नहीं कर पा रहे हैं, initially I used to get lot nervous. तो जैसे जैसे I went on giving different mock interviews at institutes, I realized that okay, this is my weakness कि मैं कभी कभी nervous ज़्यादा हो जाती हूँ. I worked on that. I started, discussing with my friends. I had a good friend circle जहाँ पे we would discuss questions. तो अभी तो interview stage, of course, it's quite away for people who are giving prelims this year. तो उस समय आपको you have to make sure that your ability to communicate should be good. You should be able to tell the other person that what you are trying to express. You should be able to express your own opinion. You should be able to speak in a balanced manner. You should be able to speak. See, you should be able to speak fluently. दो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे कमांड, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आई थिंक फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है. यू शुड नॉट फंबल इन बिटवीन. तो वो आपको कम्युनिकेशन बेटर तभी होगी जब यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स एंड मॉक इंटरव्यूज. वो बहुत ज़रूरी होता है. Regarding my interview day, when I went in that interview room, of course, nervousness बहुत होती है. But I knew कि अगर मैं एक बार nervous हो गई तो I would destroy my own interview by myself. So I went there. The interview started. The members were very cordial. They're there to motivate you. They're there to make you comfortable and ensure that they bring the best out of you. So the chairman sir was also very cordial and very supportive in that manner. And मैंने शुरू में ही 2 क्वेश्चंस का आंसर गलत दे दिया था. So I was quite disappointed कि मैंने ऐसा किया. But ultimately फिर मैंने उसके बाद में I didn't let that affect my further questions and my further answers. I just forgot what had happened और उसके बाद मैं went on to answer the other questions. उसके बाद मैंने कोई गलती नहीं की थी. मैंने कोई आंसर फॉर्चुनेटली गलत नहीं दिया था. जो मुझे नहीं आता था I said sorry sir, I don't know about this. और उसके तब फिर मैंने जब ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग फ्रीबीज, रिगार्डिंग द यूएस प्रेसिडेंट, वो जो क्वेश्चंस थे दे वर रियली इंटरेस्टिंग. और those were the questions which helped me build a kind of conversation with the board, and that helped me express my own opinion and to make sure that whatever I know, that should go effectively to the board member who's asking the question. जो आता है वो अच्छे से बोल पाऊँ, और जो नहीं आता है उसके लिए कह दूँ कि आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, और आई एम सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस. ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर डिटेल में पता नहीं होता है. जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चंस हो गए, तो जितना पता है उतना बोल दीजिए. आगे बोल दीजिए कि दिस इज ऑल आई नो एज फार एज माई लिमिटेड नॉलेज इज कंसर्न्ड. This is all I know about this topic, and I'll read further about it. Thank you. For prelims, you can also join a test series, whichever institute you want to, or you can also start with the previous year papers. I would say that's a better option. Start referring to the questions topic wise, subject wise, as I said, या फिर किसी भी कोर्स की, I mean institute की test series. For essay paper, just write the essays and go on to analyze the themes which are being repeated. Themes analyze कर लेंगे तो उसके बाद में main paper में it gives you a bit ease. Mock interview और UPSC interview में main difference ये होता है कि in mock see, वैसे तो जो भी आपको questions वहाँ पूछे जाते हैं they can be quite similar. कुछ questions थे जो मुझसे mock में पूछे गए और एक दो questions मुझसे interview में पूछे गए. But difference main ये होता है कि the environment is very different. In mock interviews, the seating pattern, the way the room is set up, and all that is very different. पर वहाँ पे UPSC में it's very
calm, it's very peaceful. The seating pattern is very very different. You are seated quite close to the members, जबकि मॉक में आप बहुत दूर बैठे होते हैं मेंबर्स से. तो वॉइस मॉड्यूलेशन का आपको ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे, बिकॉज मॉक में अगर आप जोर से भी बोलते हैं इट डजंट अफेक्ट, बट वहाँ पे आपको बहुत धीरे बोलना पड़ता है. इट शुड नॉट सीम लाइक यू आर शाउटिंग ऑन समवन. तो एनवायरनमेंट का काफी डिफरेंस रहता है. सी कोचिंग इज अ पर्सनल प्रेफरेंस. अगर आपको ज्वाइन करनी है आप कीजिए, बट आई वुडंट से दैट इट इज इनएविटेबल or a major role in your preparation. Regarding DAF, yeah, वैसे अब तो यूपीएससी पहले ही सारे हॉबीज वगैरह और सब कुछ पूछने लगा है. बट या DAF में you should ensure that whatever you are writing, you should be able to relate with whatever you are writing. कुछ भी नहीं लिख देना है मन से, just for the sake of writing it. You know, everyone has some hobby. कोई कुछ और डांसिंग, सिंगिंग जो भी है, just write whatever you know and just write whatever you do. क्योंकि आप कुछ भी लिख देंगे तो अगर वहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे तो यू विल सी वेरी मैकेनिकल इन आंसरिंग दोस क्वेश्चंस. जबकि अगर आप ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड यू नो कि वो चीज़ आपको पसंद है, तो यू विल बी एबल टू आंसर इट ऑर्गेनिकली and it will reflect in your answers that okay, this person is involved in this particular activity. So in order to ensure that you do not sound very mechanical, very technical, make sure that there's honesty in your DAF, and take help from your seniors or your mentors in preparing the DAF, because that's a very very crucial part. Your interview is based on your DAF. Though in my case, questions were not asked from DAF as such, just PSIR. That was all. See, in case your score in mains was low, then of course you must be knowing कि किस में लो था और किस में हाई था स्कोर. तो प्रिपेयर दो सब्जेक्ट्स विच यू नो कि वहाँ पे गड़बड़ हुई थी और उसकी वजह से आपका स्कोर लो गया. मेक श्योर कि उनके टेस्ट यू आर राइटिंग मोर देन द अदर पेपर्स. जिनमें अच्छा था ऑफकोर्स उनके टेस्ट भी लिखने ही है, बट आगे और पेपर्स की भी टेस्ट लिखिए, बट उनके ज़्यादा लिखिए जो जिनमें आपको पता है कि स्कोर कम था. अगर आपका ऑप्शनल में कम था तो मेक श्योर कि आप ऑप्शनल के नोट्स को और रिवाइज कीजिए. अगर वो वैल्यू एडिशन करना है वो कीजिए. कोई टॉपिक ऐसा था जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम हुई थी एड्रेस करने में, तो उस टॉपिक पे नोट्स और कॉम्प्रिहेंसिव बना लीजिए अगर आपको स्टडी मटेरियल इनफ नहीं है उस टॉपिक पे आपके पास. बट अल्टीमेटली आई वुड से कि मे बी रिविजन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है शायद अगर आपका मेंस में स्कोर लो है, तो रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. जैसे मैंने कहा आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज दैट वुड हेल्प यू रिवाइज एट द टाइम ऑफ मेंस ऑल्सो. तो वो प्रिपेयर कर लीजिए. और उसके अलावा आंसर राइटिंग पे और ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज मेंस में अल्टीमेटली व्हाट आई थिंक इज कि नॉलेज तो हम सबको है, जो भी प्रीलिम्स पास करके आए हैं नॉलेज बेस सबका एडिक्वेट है, इतना है कि ऑलमोस्ट हम सिमिलर लेवल पे हैं. बट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज आवर एबिलिटी टू राइट गुड आंसर्स. तो वो अगर आप कर सकते हैं तो आई थिंक दैट वुड हेल्प. एंड वो आपको 750 के स्कोर तक या इवन 800 के स्कोर तक इजीली ले जाएगा. इट्स नॉट अ बिग टास्क, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. अभी तो इफ यू आर गिविंग प्रीलिम्स तो फोकस ऑन दैट, बट उसके बाद में writing tests if you are able to clear prelims. And even if you are not able to clear prelims, unfortunately, even if that may happen, then also I would say that write mains test series. Don't discontinue doing that. For society, social justice, governance and ethics, as I've said, they are quite vague subjects. इनका कोई fixed syllabus नहीं है, कोई static portion नहीं है. तो आंसर राइटिंग हेल्प्स अ लॉट इन दैट. ऑल्सो प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स एंड एवरी टॉपिक जो मैंने पहले ही मेंशन किया था, with the help of current affairs as well. Make sure that you are using the current affairs knowledge to the best of your advantage. For example, कोई भी अगर बिल आ रहा है, कोई भी अगर जुडिशरी का जजमेंट आ रहा है, तो राइट इट डाउन. वो कहीं ना कहीं आपको इन सब्जेक्ट्स में जरूर हेल्प करेगा. एंड quoting such examples and such sentences over there is what can actually increase your marks, increase your score. So जैसा कि आपने पूछा था कि how to increase score in mains, I think that will help you a lot in increasing score in mains as well. क्योंकि when you focus on these small pointers, that makes a lot of impact. So make sure that आप current affairs के सारे points incorporate कर रहे हैं. Okay, so I think I've addressed all the questions. अगर कुछ questions रह गए हैं, please ask them. I'll look at them. Otherwise, I would end the stream. हाँ, अगर आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल अच्छा लग रहा है, इफ यू आर एबल टू रीड दैट, आपको समझ में आ रहा है, तो इट्स गुड. कोई भी मटेरियल बहुत बुरा नहीं है. अभी मार्केट में बहुत मटेरियल अवेलेबल है और सब अच्छे हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा ज़्यादा ईजी लग रहा है समझने में, लर्न करने में, पढ़ने में. और आई वुड से ज़्यादा बल्कि भी ना हो, शॉर्ट हो तो अच्छा है, जिससे कि नोट मेकिंग में भी हेल्प हो जाएगी. तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो यू कैन रेफर एनी कोचिंग मटेरियल ऑल्सो. Okay, thank you, and that's it.